दोस्तों हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं कृतिका राम, जो है मेधा संस्था से। और कृतिका के विषय में मैं एक छोटा सा इंट्रो आपको देना चाहूंगी। कृतिका को विकास सेक्टर में काम करते हुए 20 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। इस दौरान उन्होंने ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में अलग अलग पदों पे काम किया, लेकिन मुख्य तौर पे अभी कृतिका काम कर रही है मेधा संस्था के साथ में। और वो यहाँ पर सीए फंडिंग के विषय में आज हमसे बात करने वाली हैं, क्योंकि इस विषय में उन्हें ढेर सारा अनुभव है। और लगता है कि संस्थाओं के पास में जो अक्सर चुनौतियां आती हैं उसको काफी हद तक मेधा संस्था के साथ मिलकर के कृतिका ने सॉल्व किया है। और यही अनुभव आज जवाब के तौर पे शायद हमें मिलने वाले हैं। तो मेधा, स्वागत है आपका। आप परिचय के साथ में जुड़ सकते हैं और फिर हम सवाल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जैसे अभी जूही जी बता रही थी कि मेरे को यहाँ पे अ, अ, लगभग 20 साल हो गया है। मेधा में मैं 3 साल से काम कर रही हूँ और मेरा जो जॉब रोल है, मेजरली मैं पार्टनरशिप्स को लीड करती हूँ मेधा में, जो कि फंड रेजिंग है जिसमें, और जो हमारे पार्टनर्स, जो फंडर्स जिनको बोलते हैं, उनको हम किस तरीके से उनको हम रिटेन कर सकें, उनको कैसे हम ग्रो कर सकें। मेरी जो छोटी सी टीम है वो कोशिश कर रही है, और मेधा का गोल है कि 2028 तक 1 मिलियन यंग युवाओं तक पहुंचेंगे, और उसके लिए काफी मेहनत करने की, बहुत फंड रेजिंग करने की जरूरत है। तो वो काम जो है वो मेरी टीम टीम देख रही है फिलहाल। बढ़िया। कृतिका, बस जो काम आप देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसमें से कुछ टिप एंड ट्रिक्स हमारे साथ में शेयर करें, हमें अपनी अनुभव बताएं। और सबसे पहले हमें ये बताएं कि सीएसआर फंड का चक्कर आखिर है क्या? क्या होता है सीएसआर, और क्यों ये आज के समय में संस्थाओं के लिए एक बहुत जरूरी एलिमेंट बन चुका है? बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो सोशल सेक्टर के उन दिनों की बात है, 2013 से पहले मैंने तब काम करना शुरू किया था जब सीएसआर नाम की कोई चीज होती भी नहीं थी। मेरे ख्याल से बहुत कम होते थे कंपनीज, जैसे टाटा और बिरला और ऐसे चुनिंदा कंपनीज होते थे जिनमें एक कल्चर था कि उनको उनके जो भी प्रॉफिट्स हैं उसमें से वो एक छोटा सा हिस्सा अपनी कम्युनिटी को दें। और बिल्कुल। मेरे ख्याल से वहां पे वो चाहे रोड्स का काम हो गया या लाइटिंग का काम हो गया, या आप देखेंगे कभी जमशेदपुर, यदि आप में से कोई गए होंगे तो आप देखेंगे वो पूरी की पूरी जो सिटी है, वो टाउन है, वो पूरा का पूरा टाटास के ग्रुप ने बनाया है। तो ये सीएसआर का जो है वो पूरा का पूरा कल्चर उस तरीके से शुरू हुआ। जी। जब उसमें देखा कि गवर्नमेंट्स ने देखा कि बहुत ज्यादा इसमें पोटेंशियल है इस पैसे को लगाने का, जब कुछ कंपनियां खुद से ही अपने पैसे लगा के जो देश के डेवलपमेंट में अपना हाथ बटाने को तैयार हैं, तो प्रॉबेबली बाकी बाकी लोगों को भी प्रोत्साहन देने की जरूरत है। मैं जरूर। उस चीज पे नहीं आऊंगी कि सीएसआर को वॉलंटरी होना चाहिए था या कंपलसरी होना चाहिए था, बिकॉज वो कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। वो अभी भी, जब बिल्कुल से भी। वो लॉ आया है, वो बातचीत अभी भी चल रही है। बट बात ये है कि अभी ये कंपलसरी है। और इसके इस दायरे में कौन आते हैं? सीएसआर में कोई भी कंपनी या उनकी सब्सिडरीज, एक मेन कंपनी होती है और उनकी सब्सिडरीज होती हैं, या फिर ऐसी कोई कंपनी जो कि फॉरेन फॉरेन बेस्ड कंपनी है पर इंडिया में काम कर रही है। अगर उनके पिछले फाइनेंशियल ईयर के समय में वो कोई भी ये 3 चीजें हैं, ये 3 सीमा यदि क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि सबसे पहले तो आपका नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ है या उससे ज्यादा है, आपका टर्नओवर 1,000 करोड़ है या उससे ज्यादा है, या आपका नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ है या उससे ज्यादा है, तो उस कंपनी का जो पिछला इमीडिएट 3 साल पहले का 3 साल है, उसका जो नेट प्रॉफिट है, उसके एवरेज का 2% जो है वो कंपलसरी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत आसान है। कॉर्पोरेट यानी कि कॉर्पोरेट कंपनियां, सोशल यानी कि सोशल सोसाइटी कम्युनिटी, जो जिस सेक्टर में हम सब काम करते हैं, और रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पे लगाने की जरूरत है। पर ये किन चीजों में लगाई जाएगी? ये शेड्यूल 7 करके है सीएसआर लॉ में, जिसमें लिस्ट किया हुआ है कि कौन से थीमेटिक एरियाज होंगे। मैं आप लोगों को एनकरेज करूंगी उसको जाके जरा आप देखें, उसको पढ़ें। वो जी। जो हमारे जो सीएसआर जो उसमें शेड्यूल 7 में जो थीमेटिक एरियाज लिस्ट हुए हैं, जी। काफी सारी चीजें हैं उसमें। जेंडर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, उसमें एनवायरनमेंट है, उसमें काफी सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें जो है उन्हीं उसी दायरे के अंदर रह के वो वो जो है सीएसआर एक्टिविटीज कर।
ठीक है। सकते हैं। एंड इसमें मेरे ख्याल से एक और चीज बहुत बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो कोई रैंडम एक्टिविटी अलाउड नहीं है। इसमें किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसमें दो तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। नंबर वन, ये इम्प्लीमेंटेशन या तो वो खुद से करते हैं, जैसे किसी भी टाटास की खुद की हॉस्पिटल हो गई, किसी का खुद का स्कूल हो गया, है ना, ये उनका अपना तरीका है सीएसआर को करने का। और या तो फिर वो थ्रू किसी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू करते हैं। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपको कई सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। कई बार आपने देखा भी होगा ना लिंक्डइन पे या कहीं पे देखा होगा कि ग्रांट, सीएसआर ग्रांट अनाउंस करते हैं और बोलते हैं कि थीमेटिक एरिया में, एजुकेशन में हम झारखंड में काम करने वाली संस्थाओं को ढूंढ रहे हैं जो कि प्राइमरी एजुकेशन में काम करें वगैरह वगैरह। तो उस तरीके से करते हैं, डायरेक्ट करते हैं या इनडायरेक्ट करते हैं। पर इसमें कुछ चीजें हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को, मतलब मैं कैसे अपने आप को असेस करूंगी। क्या, मतलब पहला सवाल ये आता है, अच्छा मैं एक संस्था हूं जो जेंडर के क्षेत्र में पता नहीं कितने सालों से काम कर रही हूँ, और क्या मैं और मतलब मेरे को और फंड्स की जरूरत है अपनी संस्था को ग्रो करने के लिए, मैं उसके लिए क्या करूंगी, मतलब क्या मेरे को सीएसआर की तरफ जाना चाहिए कि नहीं। मुझे लगता है उसका एक चेकलिस्ट है। इसको यदि आप किसी ने भी, मतलब सीएसआर क्या है ये सब जानने से ज्यादा ये भी जरूरी है कि ये चेकलिस्ट क्या है और उसको कैसे टिक किया जाए, असेस करने के लिए खुद को कि क्या हम उसको उसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं, है ना। सबसे पहले तो एक लीगल एंटिटी, मतलब आप, ऐसा हो सकता है कि आप कह रहे हो कि मैं गैर सरकारी संस्था हूं, मगर ऐसा हो सकता है कि आप रजिस्टर्ड नहीं हो अभी तक। सबसे पहले तो जरूरी है कि आप ट्रस्ट हो या सोसाइटी हो या सेक्शन 8 कंपनी हो या कोई भी प्रॉपर लीगल रजिस्ट्रेशन बहुत बहुत जरूरी है उसका। नंबर टू, आपका 12A और ATG जो बहुत बहुत जरूरी है। 12A होता है खुद के लिए और ATG होता है डोनर्स के लिए। आई थिंक ये डिफरेंस तो लोगों को पता होगा और ये होना बहुत जरूरी है। तीसरा हो जाएगा CSR1 रजिस्ट्रेशन। CSR1 रजिस्ट्रेशन ही रिसेंट है, मेरे ख्याल से पिछले कुछ 5 या 6 साल की बात है या थोड़ा सा उससे ऊपर। अभी CSR1 रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि MCA के पोर्टल में ये मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री, MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसके अंडर ये CSR लॉ आता है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर वहां रजिस्टर हो जाते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी आइडिया रहता है कि आप एक संस्था हो, गैर सरकारी संस्था हो, और आप ऐसे लीगली रजिस्टर्ड हो और आप इन थीमेटिक एरियाज पे काम करते हो। इन सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा 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 क्या जरूरी है कि आपका गवर्नेंस जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। गवर्नेंस यानी कि आपका एक बोर्ड होगा, आपके इंटरनल पॉलिसीज होंगे, आपका एक ऑर्गेनोग्राम होगा, कौन से लेवल पे क्या आता है, कौन सी चीजें कैसे फ्लो होंगी, वो पूरा का पूरा जो है वो आपका जो इंटरनल जो गवर्नेंस वो स्ट्रांग होगा। सिमिलरली आपके रिपोर्टिंग सिस्टम्स, किस तरीके से हम रिपोर्ट्स, वो आपके ऑडिट रिपोर्ट से स्टार्ट करके आपके प्रोग्राम रिपोर्ट से स्टार्ट करें, सारा का सारा जो है वो आप किस तरीके से वो आप बना रहे हो और वो किस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। उसके अलावा क्या जरूरी है, आपका 3 साल आपका एक्सपीरियंस। हो सकता है आपके पास ये सारी चीजें हैं, बुनियादी चीजें जिनके बारे में मैंने बात किया, बट आपका एक्सपीरियंस नहीं है। 3 साल का एक्सपीरियंस, इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस होना बहुत बहुत जरूरी है। उसके अलावा इन सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या जरूरी है कि हम Schedule 7 में जो मैंने बताया ना, लिस्टेड थीमेटिक एरियाज हैं, आप जाके उसको पढ़ें और उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन से थीमेटिक एरिया में हम जो काम कर रहे हैं वो कहाँ फिट होता है। तो क्या होता है कि आप ये सब बेसिक्स अगर देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, वरना ये बेसिक्स नहीं है तो आपका प्रपोजल चाहे कितना भी बढ़िया हो, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही बोल देंगे, पहले ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं, पहले बेसिक कंप्लायंस करते हैं, उसी में वो देख के बताते थे। कभी कभी कंपनी के खुद CSR के स्पॉक्स करते हैं, यानी कि स्पेशल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, वो CSR के मैनेजर होते हैं, एसोसिएट होते हैं, कभी कभी वो लोग रीच आउट करके करते हैं। कुछ लोग थर्ड पार्टी लगाते हैं। थर्ड पार्टी कभी कभी वो संस्थाएं होती हैं जो कि उनकी मदद करती हैं, ये सारा का सारा जो लीगल जो है, जो एस्पेक्ट है उनका, कंप्लायंस है, वो देखती हैं और फिर उनको एक ग्रीन फ्लैग देती हैं कि हाँ हमने पूरी तरीके से इसको चेक कर लिया है, अभी आप उनको फंड्स दे सकते हो। तो ये सब बुनियादी चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा ये सब तो है,
मगर इसके अलावा आई थिंक एक चीज बहुत बहुत जरूरी है, वो है आपका एक वेबसाइट का होना, मतलब आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। आपका एक एनुअल रिपोर्ट होना या आपके क्वार्टरली रिपोर्ट होना, किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंटेशन होना जिससे कि उनको पता चले आप हो इस क्षेत्र में, ये थीमेटिक एरिया में आप काम कर रहे हो, ये आपकी क्रेडिबिलिटी है, इतना आपने काम कर लिया है, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ चीजें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। शुक्रिया कृतिका। ये आपने बताई कि एक्चुअल में सीएसआर फंड क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, और उसके साथ आपने बताया कि अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं तो उसके क्या नियम हो सकते हैं, जिन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं। अब अगर हम अगले सवाल की तरफ बढ़े तो थोड़ा जानना चाहते हैं कि कई बार छोटी संस्थाएं, जमीनी संस्थाएं जो होती हैं, वो सीएसआर से संबंध नहीं बना पाती हैं, अप्रोच नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में उनको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, स्टेप उनका क्या होना चाहिए? जरूर, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से कई सारी जो संस्थाएं चूक जाती हैं, तो मैं एक संस्था में कुछ सालों पहले काम करती थी, इसका नाम था, जो अभी जिसको वन स्टेज बोलते हैं, उसका नाम, संस्था का नाम था चैरिटीज एड फाउंडेशन। हम्म। और वहां पे मेरी जो टीम थी वो हम लोगों का काम था, कोई भी संस्था को सीएसआर का पैसे मिलने से पहले हम उनका ड्यू डिलिजेंस करते थे। हम हम्म। साल में ऑन एन एवरेज 200 से 150 तक हम लोगों के ड्यू डिलिजेंस रहते थे संस्थाओं के। हम्म। उसमें अक्सर देखा गया है, कभी कभी संस्था बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत बहुत स्ट्रांग होती है, पर हम्म। उस संस्था में कंप्लायंस नहीं होता है, तो उसकी विजिबिलिटी नहीं हो पाती है। जितनी जितनी उसका कंप्लायंस, बुनियादी चीजें जिनका जिनका मैंने पहले भी लिस्ट दिया था, जिसका भी वर्णन किया था, वो सारी चीजों का होना बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली आप ये थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आपके पास पहले आपकी वेबसाइट पे आता है, वो तुरंत देखता है कि अच्छा, आपके पास तो एफसीआरए सर्टिफिकेट है जो डिस्प्लेड है, आपके पास तो रिटर्न्स भी, आपके जो एफसीआरए के रिटर्न्स हैं आप वेबसाइट पे डिस्क्लोज कर रहे हो, अपना एनुअल रिपोर्ट आप डिस्क्लोज कर रहे हो, उसमें आपके बजट्स डिस्क्लोज, मतलब उसमें आपके ऑडिट रिपोर्ट्स डिस्क्लोज कर रहे हो, आपके ट्रस्टीज कौन है, वो सारी चीजों का डिस्क्लोजर है, बेसिक कंप्लायंस है। ये सबसे पहला रास्ता है, बिकॉज ये आपको कोई किसी को भी कॉन्फिडेंस देता है इवन बिफोर हम किसी से जाके मिले। तो वो बोलते हैं ना, वो हमारा सबसे पहला वो विजिटिंग कार्ड की तरह है। सबसे पहले हमारा जो वेबसाइट है, हमारी क्रेडिबिलिटी है, जिसके बारे में 4 लोग बात करते हैं, बात तो वहां से शुरू होती है। उसके बाद बात आगे जाती है कि किस तरीके से हम अपनी कहानियां बता रहे हैं, हम किस तरीके से अपने एविडेंस को शेयर कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम फंडर को ढूंढते हुए नहीं जाते, फंडर्स किसी के थ्रू ढूंढते हुए हमारे पास आते हैं। कई बार हुआ है मेरे साथ, कैफ में भी हुआ है, इवन मेधा में भी होता है। हालांकि हमारे फंडर्स हमें कुछ सालों से फंड कर रहे होते हैं, और हमारे थीमेटिक एरिया से बहुत वो जुड़े होते हैं, बट वो कभी अक्सर हमसे पूछते हैं कि क्या आप किसी का रेफरेंस दे सकते हो, किसी ऐसी संस्था का रेफरेंस दे सकते हो जो क्रेडिबल है, अच्छा काम कर रही है। तो हम लोगों के दिमाग में तुरंत आना शुरू हो जाता है, अच्छा कौन सी संस्था है, किसकी विजिबिलिटी है, किसके स्टोरीज हैं, किसका एविडेंस है ना, जिसके बारे में हम जानते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंटली बता सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई फील, इन सब के अलावा आप लोगों के लिए अप्रोच करने के लिए सबसे पहले तो ऐसे आपकी क्रेडिबिलिटी बन गई, विजिबिलिटी बन गई, ये सारी चीजें बन गई। अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स में आपका दिखना बहुत जरूरी है, जहां आप जाके इन लोगों को, सीएसआर के जो लोग हैं, जो इस इकोसिस्टम के लोग हैं, आप जाके उनको मिल सकें, आप इनके बारे में जान सकें, आप ये सुन सकें कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या महसूस करते हैं, वो किसके बारे में केयर करते हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है। और खुद के बारे में भी आप बात कर सकें, क्योंकि ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स में कि ये सीएसआर के लोग भी यूजुअली आते हैं, ताकि उनको किसी ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन से उनको मिले। मतलब वो भी, जैसे आप लोग हमेशा, आपकी कोशिश रहती है, ढूंढते रहते हैं आप अपने लिए फंडर्स, फंडर्स पे भी प्रेशर, स्पेशली सीएसआर में क्या होता है, क्योंकि हमें पता है, एक लॉ है कि 2% स्पेंड करना ही करना है, तो वो पैसा बच ही नहीं सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, विच मीन्स उन लोगों के ऊपर भी प्रेशर है, पार्टनर्स ढूंढने, अच्छे पार्टनर्स ढूंढना और पैसे को स्पेंड करना। यानी कि वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स में आते रहते हैं ढूंढने के लिए अपने लिए पार्टनर्स जो कि अच्छा काम कर रहे हैं जमीनी स्तर में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा जरूरी है हमारे बोर्ड और लीडरशिप को दिखना। वो जितना ज्यादा दिखते हैं, वो उतना ज्यादा हमारे लिए भी, हमारी संस्था के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि हमारी जितनी भी क्रेडिबिलिटी, जो कुछ भी बिल्ड किया है, आई थिंक वो सारी कुछ बेकार हो जाती है यदि हम कहीं दिख ही नहीं रहे। स्पेशली
हमारी बोर्ड्स दिख नहीं रहे, तो उनके नेटवर्क्स को यूज करना, बिल्कुल। बोर्ड के हमारे फंडर्स के नेटवर्क्स को यूज करना, हमारी लीडरशिप के नेटवर्क्स को यूज करना, ये हम्म। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। और इन सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरे ख्याल से अभी आजकल लिंक्डइन को सब लोग कितना यूज करते हैं, थैंक्स टू चैट जीपीटी। मेरे ख्याल से जिनकी इंग्लिश इतनी अमेजिंग नहीं है वो भी अपने अपने बिल्कुल। ब्यूटिफुली कितनी सुंदरता से वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि वो प्लेटफॉर्म्स को भी यूज करें, क्योंकि वहां पे आई थिंक लिंक्डइन का ब्यूटी क्या होता है कि अगर हाँ। कोई मेरा सेकेंड डिग्री कनेक्शन है और मैंने हम्म। जाके किसी के पोस्ट को लाइक किया, आपका यानी कि यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ। आपने कोई अच्छा काम किया, मैंने जाके लाइक किया, कोई 3 लोग जो मेरे नेटवर्क में है वो भी देख पाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपके दिखने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हालांकि बिल्कुल। आप उनके फर्स्ट डिग्री कनेक्शंस नहीं होंगे। तो ये हम्म। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज करना भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां अपनी स्टोरीज बताना, अपना एविडेंस शेयर करना, वहां नेटवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ग्रेट। ये आपने जो पॉइंट कहा कि सिर्फ संस्थाएं सीएसआर को नहीं ढूंढ रही हैं, जो फंडर हैं वो भी अपने लिए बेहतर संस्थाओं की तलाश में है, और ये तलाश एक तरह से खत्म हो सकती है अगर हम ऐसे कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। तो अगर कृतिका आप हमें कुछ सजेस्ट कर पाए हमारी संस्थाओं को कि वो कौन से, खास तौर पे वो कौन से प्लेटफॉर्म है जिन पे इस तरह की जानकारी मिलना बहुत आसान हो जाता है सीएसआर फंड के बारे में। सीएसआर फंड के बारे में आप लोगों ने शायद एनजीओ बॉक्स का नाम सुना होगा, वहां पे सीएसआर फंड्स का काफी इंफॉर्मेशन रहता है। फंड्स फॉर एनजीओ करके एक वेबसाइट है, फंड्स फॉर एनजीओ में भी काफी इंफॉर्मेशन होता है सीएसआर फंड्स के बारे में। उसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि आप लोग खुद से गूगल करके जो आपके टॉप कंपनीज आते हैं, पहले तो थीमेटिक एरिया वाइज भी कई कबार रिपोर्ट्स निकलते हैं लोगों के, हम्म। तो हम्म। आप थीमेटिक एरिया वाइज भी आप गूगल करके वो रिपोर्ट्स आप एक्सेस करके आप देख सकते हो कि उसमें टॉप 10 या 15 कंपनीज कौन सी हैं, और या फिर उन कंपनीज के वेबसाइट पे जाके उनके सीएसआर पॉलिसीज यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, या फिर उनके कहीं कभी कभी तो बहुत उनके सीएसआर के रिपोर्ट्स में बहुत क्लियरली दिया होता है उनकी ज्योग्राफीज क्या है, थीमेटिक एरिया हम्म। क्या है वगैरह, तो उस हिसाब से भी आप उस तरीके से अपने लिए एक पूरा एक डेटाबेस बना के रख सकते हैं। एंड उसके अलावा कुछ तो रेगुलर आपके इवेंट्स भी होते रहते हैं, इन पर्सन इवेंट्स, लाइक नड्ज एक इवेंट करता है जिसका नाम चर्चा है। हाँ। आपके सीएसआर जो है एनजीओ बॉक्स का भी एक इवेंट होता है एवरी ईयर, मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर के टाइम पे होता है। उसके बिल्कुल। अलावा कई सारे हैं जो ऐसी संस्थाएं, सिमिलर संस्थाएं, आपको भी पता होगा, आपके भी लोकल जो है आपके शहरों में भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते रहते होंगे। तो मुझे लगता है इसके लिए ज्यादा जरूरी, तभी ऐसे लिंक्डइन में एक्टिव रहना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, और जी। अपने नेटवर्क के लोगों के साथ कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता आप में से कितने सारे लोगों ने तामुकू का नाम सुना होगा, हाँ। TAM। हाँ, तामुकू। तामुकू फंड्स ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इनोवेटिव एक ऐप है, एक नेटवर्क, बिल्कुल। एक वे ऑफ नेटवर्किंग है, जिससे कि रेगुलर अपडेट्स आते हैं कौन से फंड्स हैं, वो ना केवल सीएसआर, इनफैक्ट जो आपके फॉरेन फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं उसके भी काफी बार अपडेट्स आते रहते हैं। उसके हाँ। अलावा तामुकू का अपना एक नेटवर्क है, जिसमें संस्थाएं एक दूसरे को अपडेट्स भेजती रहती है, तो यदि आप उस नेटवर्क का हिस्सा नहीं हो तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज आप जाके लिंक्डइन में ढूंढे तामुकू। वहां के जो उनके जो फाउंडर हैं वो काफी अच्छे, बहुत ही आई वुड से बहुत ही हेल्पफुल इंसान है, उनको आप डीएम करें, आप किसी तरह कोशिश करें, या मेरे ख्याल से उनकी वेबसाइट से भी आप उनका नंबर ले सकते हो और ठीक है। सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्रिप्शन पैसा बहुत कम है उसका। नॉट दैट आई एम एडवर्टाइजिंग फॉर तामुकू, बट मेरे को इससे बहुत ज्यादा आई वुड से मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। और वहां पे संस्थाएं होती हैं कभी कभार, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, जो कि हमें बेझिझक करना चाहिए एक्चुअली, दूसरों को रीच आउट करना, कि फॉर एग्जांपल मैं गुजरात में काम कर रहा हूं और मेरे को वहां पे फंडर्स चाहिए, तो यदि आप में से कोई रेफरेंस है तो प्लीज मुझे प्रोवाइड कीजिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि डिफरेंट थीमेटिक एरियाज होते हैं, नो कंपटीशन, लोगों को ऐसा नहीं लगता, जैसे अब लगा लीजिए अगर आप एनवायरनमेंट पे और मैं चाइल्ड केयर पे काम करती हूँ, हम दोनों का तो कोई कंपटीशन नहीं है, है ना। हम बिल्कुल। लोगों के लिए तो फंडर्स, वी कैन लुक एट द सेम फंडर, सो उस तरीके से एक दूसरे को हेल्प करना वो भी काफी काफी यूजफुल हो सकता है। बिल्कुल। शुक्रिया कृतिका। इसके साथ ही हमारे पास में कुछ सवाल भी आ रहे हैं, जिसमें कि एक सवाल मैं अपने साथी का लेना चाहूंगी, जो कह रहे हैं कि आमतौर पे संस्थाओं, जो लोकल संस्थाएं हैं, उनका मानना ऐसा होता है कि जो लोकल कंपनीज हैं वो अपने क्षेत्र में सीएसआर
करती हैं, उनको अपने क्षेत्र की संस्थाओं को सीएसआर फंडिंग के उस पैरामीटर में नहीं देखती है, वो बाहर काम करना चाहती हैं बाहर की संस्थाओं के साथ में। तो क्या ऐसा कुछ देख लिया आता है आपको? हाँ, कभी कभी तो वो बायस होता है, दैट्स ट्रू। इसी के लिए मुझे लगता है कि देखिए, सारे सीएसआर एक जैसे नहीं होते हैं। सबसे पहले तो हमने हम में से कितने सारे लोगों ने कभी नौकरियों के लिए अप्लाई किया होगा या अभी भी कर रहे होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा, आप 100 जगह पे एप्लीकेशन डालते हो तो किसी 2 जगह से आपको सुनने में मिलता है। सेम वे सीएसआर वर्ल्ड भी ऑपरेट करता है। अब कुछ थोड़े बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, कभी कभी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनकी फंडिंग्स ओपन है। या तो फिर कुछ लोग बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, हर साल उनका एक एड आता है या फिर एक कॉल फॉर एप्लीकेशन आता है। दोनों तरीके की संस्थाएं। व्हाट आई वुड से कि हम उन संस्थाओं के बारे में ज्यादा ना सोचें जो कि सिर्फ एक तरह की संस्थाओं के साथ काम करना चाहता है या एक तरीके के लोगों के साथ या एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में काम करना चाहता है। आप आगे बढ़ते रहें, दैट्स हाउ। क्योंकि हमारे जो को फाउंडर हैं क्रिस्टोफर, वो अक्सर हमसे बोलते हैं कि आप लोगों के लिए रिजेक्शन बहुत ज्यादा नेचुरल है। मतलब बहुत आसानी से सबसे पहले रिजेक्शन ही आते हैं। 10 जगह पे बात किया, 10 जगह से 9 जगह पे रिजेक्शन होता है। एक जगह पे कोई आके हमसे कहता है अच्छा चलो बात करते हैं, और वो प्रपोजल में कन्वर्ट होगा कि नहीं वो किसी को नहीं पता। तो वो वही बोलते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो वो उम्मीद जो है वो नहीं छोड़नी है। बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया कृतिका। बस समय की हमारे पास में कमी है, लेकिन कम शब्दों में ही सही, लेकिन ये बहुत अहम सवाल है जो आपसे जानना है, जिसका जवाब कि आमतौर पे अगर आप हमें कुछ पॉइंट में बता सके कि संस्थाएं कहाँ पे चूक कर बैठती हैं जब वो सीएसआर फंडर को अप्रोच कर रही हैं, या फिर कहाँ गलतियां हो जाती या कमी, हम उस कमी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप वो कुछ एक पॉइंट हमें बता पाए जिसका आगे सभी संस्थाएं ध्यान रख सकती हैं। फैंटास्टिक क्वेश्चन अगेन। मुझे लगता है इस पे तो एक पूरा पूरा सेशन हो सकता है। लाइफ में इतना सीखा है गलतियां कर करके। क्या होता है, हम लोग देखिए, हम लोगों में से जितने लोगों ने संस्था फाउंड किया, मैंने तो फाउंडिंग मैंने नहीं किया है, मुझे वो फॉर्च्यून नहीं है मेरा कि मैंने एक संस्था फाउंड किया हो। बट आप में से जितने सारे लोगों की खुद की संस्था है, आप में काफी इमोशन रहा होगा जब आपने अपनी संस्था को फाउंड किया होगा, या आपने चूज किया होगा कौन सा थीमेटिक एरिया या कौन सी ज्योग्राफी है वगैरह वगैरह। सबसे पहले मुझे लगता है कि वो इमोशन को थोड़ा सा साइड पे रखें। हम चीजों को बहुत पर्सनली ले लेते हैं। किसी ने हमें मना कर दिया तो हमें लगता है कि अरे मतलब देखो अच्छे काम की देखो अहमियत नहीं है वगैरह वगैरह, है ना। तो ये करना बंद करना है। सबसे पहले हमें थोड़ा सा अपने बच्चे से थोड़ा सा हटके सोचना है, अपने बच्चे को लाइक थर्ड पर्सन सोचना है। बच्चा कौन? हमारा नॉन प्रॉफिट। उसको पहले तो बाहर से हमें देखना है एज अ थर्ड पर्सन। जो मैंने वो बुनियादी कंप्लायंसेस की बात की थी, कई बार क्या होता था मेरे साथ, जब मैं एज अ थर्ड पार्टी किसी नॉन प्रॉफिट को जाके बोलती थी, देखिए आपके पास जो पॉलिसी है, आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी स्ट्रांग नहीं है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी नहीं है, पॉश नहीं है, वो लोग थोड़ा सा पर्सनल ले लेते हैं इसको, है ना। तो वो चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले ये समझना है कि अगर हमसे फंडर कुछ मांग रहा है या वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, वो उनकी भी रिक्वायरमेंट है, वो उनकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। ये नंबर 1। इमोशनल होना बंद करें। इमोशनल होना बंद करके एक और चीज के बारे में सोचें। हम अपने काम को लेके बहुत इमोशनल है। हमें लगता है, सबको लगता है ना हमारा बच्चा सबसे बढ़िया, तो हमें भी अपना काम बहुत बढ़िया लगता है। हमें लगता है हमारा बच्चा एकदम सबसे अमेजिंग है, उसके बारे में कोई गलतियां निकाल ही नहीं सकता है। पर प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा काम क्या है वो किसी को समझ में नहीं आता, हमारा एविडेंस क्या है वो किसी को समझ में नहीं आता है। फिर इस हाल में हम फंडर से क्या उम्मीद करेंगे, ये समझ में कैसे आएगा? हमारा सही एविडेंस क्रिएट करना, अपनी अच्छी स्टोरीज जो है वो सामने लाना, उसको प्रॉपरली हेल्प करना किसी को विजुअलाइज करने के लिए। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं सोसाइटी में जो हम सॉल्व कर रहे हैं, वो शायद हम किसी को समझा भी नहीं पाएंगे। लगा लीजिए यदि आप ट्राइबल राइट्स पे काम कर रहे हैं, ट्राइबल राइट्स या मेरे को लगता है जेंडर राइट्स तो फिर भी समझ में आता है, ट्राइबल राइट्स तो जैसे एक चीज है, उसमें तो कई परत होते हैं, समझ में ही नहीं आता है। तो उन चीजों को आप किस तरीके से उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि आप किस तरीके से एविडेंस बेस्ड, हाँ, जिसको नापा जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उस तरीके से आप लोगों को कैसे दिखाएंगे, वो बहुत जरूरी है। तीसरी बात क्या हो जाती है, या तो आप बहुत बहुत इमोशनल हो जाते हो, या तो फिर तीसरी बात हो जाती है आप बहुत ही डोनर ड्रिवन हो जाते हो। डोनर ड्रिवन का क्या मतलब है?
डोनर, हमें पैसों की जरूरत है ऑब्वियसली। कोई देखिए, हमने अपनी संस्था इसलिए शुरू की थी, हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते थे, बट प्रॉब्लम पता चला कि वो साइकिल ना, कि पैसा नहीं है, काम नहीं हो रहा है, काम हम्म, नहीं है इसलिए पैसा नहीं आ रहा है, वो साइकिल में फंस जाते हैं। तो हम्म, इसके मारे कई सारे फाउंडर्स क्या करते हैं, वो लोग फंडर की हर बात मानने को राजी हो जाते हैं। अब अच्छी फंडर का काम है, भैया फंडर कह रहे हैं हम लोगों का काम है नॉर्थ इंडिया में काम करते हैं, कोई फंडर आके कहते हैं नॉर्थ इंडिया में तो हम नहीं काम करते, बट हम आपको 10 करोड़ लगा लीजिए, हम आपको 10 करोड़ देने को तैयार है, आप साउथ इंडिया में काम कीजिए। अभी सवाल हम पे है, क्या हम जाना चाहते हैं, हमारा विजन क्या ये बोलता है, जो हमने अपनी संस्था के बारे में सोचा है, उसका हाँ। रीजन जिस वजह से हमने उसको खड़ा किया है, हम्म, हमें अपना वैल्यू, अपना जो है, अपना ट्रू नेचर, हम किस वजह हम्म, से आए हैं, इसको मिस नहीं करना है। मुझे नहीं। लगता है ये हाँ। बहुत बहुत जरूरी है। कई लोग इसको भुला बैठते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, स्पोराडिक, यानी कि जैसे जिसने कहा उस हिसाब से हम एक्टिविटीज करना शुरू कर देते हैं। तो बदल क्या जाते होता है हैं। इसकी हाँ। वजह से, करने में दिक्कत नहीं है, 10 करोड़ आ गए, सोचो 3 साल 4 साल के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब ये पैसा खत्म हो जाएगा और फंडर आपके साथ काम नहीं करेगा, फिर आप पीछे मुड़ के देखोगे, अरे हम तो इतना फैल गए हैं। ओके, हम इतना फैल गए हैं, अभी हमें नहीं समझ में आ रहा हम कैसे समेटे इसको, हमें नहीं समझ हम्म, में आ रहा। अरे हम साउथ में चले गए, अभी हमें फंडर नहीं मिल रहा है, दूसरा फंडर आके हमसे पूछ रहा है आप साउथ में क्यों गए, आपने तो नॉर्थ में ही एविडेंस जनरेट नहीं किया है, राइट। नॉर्थ में जो काम है वही नहीं समझ में आ रहा, आप साउथ में गए हो, है ना, ये भी होता है कभी कभार। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल है, हमारी क्षमता है 2 रोटी खाने की, तो 2 ही रोटी लें, ठीक है, 2 से बिल्कुल। ज्यादा ढाई ले लें, 10 रोटी खाने की कोशिश ना करें। जिसका मतलब, यदि आपका बजट है, लगा लीजिए 10 लाख का बजट है, टोटल ऑर्गेनाइजेशनल बजट है, आपकी स्पेंड करने की क्षमता है, पैसा की खत्म कर देंगे, वो हम्म, 10 लाख है, तो आप 10 लाख के नीचे ही लें। कोई जस्ट बिकॉज, कुछ कुछ फंडर्स तो बहुत क्लियर होते हैं कि आप लोगों का अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितना है, कि आपका पूछते हैं कि आपका पिछले साल का बजट कितना रहा है, उसमें इतना परसेंटेज ही हम आपको देंगे, फिर हम बिल्कुल। ट्रांचेस में देंगे, देखेंगे कि नहीं स्पेंड करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ न्यू सीएसआर आ सकते हैं, ये जो एस्टैब्लिश सीएसआर है उनके साथ नहीं होता है। हो सकता है कि कोई आपकी लोकल कंपनी है, सडनली उनको सीएसआर का मैंडेट आ गया है और वो कह रहे हैं एक ही बारी में पैसा खर्च होना है, ऐसे होता है, और वो बिल्कुल। 20 लाख लेके आपके पास आ गए हैं, कहते हैं कि चलो इसको मार्च तक खर्च करो। पैसे हम्म, उन्होंने दिए आपको सितंबर में और बोला कि कैसे भी खर्च करो, कैसे करोगे। बिल्कुल। और सीएसआर के नीचे मैंडेट है, यदि आप पैसा नहीं खर्च करते हो तो उनको राइट है वो पैसा वापस लेने का आपसे। वापस से। तो यानी कि 2 चीजें हो गई, आपने पैसा भी नहीं स्पेंड किया, पैसा भी वापस देना पड़ गया, और आपका मोरल भी एकदम डाउन हो गया, क्योंकि डाउन हो। आपके साथ ये दोनों हुआ। तो बिल्कुल। बहुत ध्यान रखें जब बात करें, तो जब किसी फंडर से बात करें या जब पैसों की बात हो या बजट्स बने, इस हम्म, पे खास ध्यान दें कि हमारी पास की बजट्स क्या रही हैं, और कैसे, किस तरीके का बजट हम फंडर के साथ दे रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर बजट में कोई अचानक से कोई ग्रोथ है, उसका भी एक हम्म, सही लॉजिक होना चाहिए, राइट। अगेन, गुड। इमोशनल होके ना सोचें, तो ये सारे पॉइंट्स को यदि ध्यान रखेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू सो मच कृतिका। आई थिंक ये हमारी पूरी चर्चा का जो की पॉइंट्स है वो यही है कि इमोशनल ज्यादा नहीं होना है, हमें अपने बजट का ध्यान रखना है, हमें डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है, और बायस नहीं होना है किसी भी तरह से फंड को लेकर के। तो बहुत बहुत शुक्रिया कृतिका हमसे जुड़ने के लिए।